आज हम एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसमें स्पेसिफिकली आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करेंगे और ये पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी में है, जिसमें हमने ये देखा था कि आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इस्तेमाल करके हमने जो आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर जब गैस एक्सपैंड करती है हीट सप्लाई करने से, उसके लिए वर्क डन कैलकुलेट किया था जो कि P डेल V के बराबर था, जिसमें जो डेल V था वो वॉल्यूम के अंदर चेंज था। उसके बाद इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी इस एक्सप्रेशन में और हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि आपके पास जब गैस एक्सपैंड करती है यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करे और सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पे काम करे तो वर्क डन जो है वो हम नेगेटिव लेते हैं। तो इस वजह से ये साइन यहाँ पर आपके पास नेगेटिव आया था। अब हम आगे बढ़ते हैं यहीं से। अब हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। वो मॉडिफिकेशन ये है कि आपके पास ये माइनस पी डेल वी का एक्सप्रेशन इधर है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास आ जाएगा डेल क्यू। मैं राइट हैंड साइड को पहले लिख रहा हूं, तो जो डेल क्यू है वो बराबर होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल यू प्लस पी डेल वी के। और ये एक्सप्रेशन आपको बज़ाहिर ये बता रहा है कि जो आप डेल क्यू है आपके पास यहाँ पर वो हीट है जो कि सप्लाई की गई है। वो जो हीट सप्लाई हुई है उससे एक तो इंटरनल एनर्जी के अंदर इंक्रीज आया है क्योंकि डेल यू यहाँ पर चेंज इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो पी डेल वी है ये असल में ये बता रहा है आपको जो वर्क डन हुआ है। तो बज़ाहिर ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि जो हीट सप्लाई हुई है वो असल में इस्तेमाल हुई है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और वर्क डन करने में। किस प्रोसेस में? आइसोबैरिक प्रोसेस में। और ये एक्सप्रेशन ट्रूली होल्ड करता है आपके पास जब आपके पास आइसोबैरिक एक्सपेंशन हो। आइसोबैरिक एक्सपेंशन आपको ये बताती है कि कांस्टेंट प्रेशर पर गैस जब एक्सपैंड करे तो आपके पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो मैथमेटिकली ये फॉर्म अचीव कर लेता है। जैसे हमारे सिनेरियो में आपके पास ये जो गैस थी, जब आपने इसको हीट सप्लाई की तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या हुआ कि असल में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ और टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम क्या हुआ, वो इंक्रीज हुआ। तो तमाम कैलकुलेशन करने के बाद हमें यह पता चला कि जो टेम्परेचर के बढ़ने से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, जबकि जो वॉल्यूम का जो चेंज आया है उससे असल में क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। इसी तरह कांस्टेंट प्रेशर पर आपके पास आइसोबैरिक कंप्रेशन भी हो सकती है। आइसोबैरिक कंप्रेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि ये वो सिनेरियो होगा जिसमें आपके पास जो वॉल्यूम है गैस का वो क्या हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए। तो आइए अब उस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं एनिमेशन की मदद से। तो मैं उसी एनिमेशन जो कि fed.colorado.edu वेबसाइट से लिए उस पर वापस आ गया हूं। इसमें मैं यहाँ पर प्रेशर को क्या रखना चाहता हूँ, कांस्टेंट। अब मैं चाहता हूँ कि ये कंटेनर में जो गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं ये अब क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। अब हम इनसे क्या करते हैं कि इस सिस्टम से हम क्या करते हैं, हीट को क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर हीट को रिमूव करने का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं अब इसका जो टेम्परेचर है वो असल में क्या करना शुरू कर दूं, वो कम करना शुरू कर दूं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने करूंगा। अब मैं इसको थोड़ा सा स्लाइडर को नीचे लेके आता हूँ जो कि कोल्ड की तरफ बता रहा है। तो आप ये देख रहे हैं एक तो ये स्लाइडर लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, सॉरी इस तरफ से राइट की तरफ मूव कर रहा है, जो कि इस बात को शो कर रहा होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज कब कर रहा है, जब आप ये देखेंगे कि इन पार्टिकल्स का जो मोशन है वो भी स्लो हो जाएगा ताकि प्रेशर को क्या रखा जाए, कांस्टेंट। तो अभी आप दोबारा देखिएगा, मैं स्टेप बहुत स्लोली करूंगा ताकि आप क्लियरली देख सकें। ये इसको मैं थोड़ा सा नीचे ला रहा हूं। आप देख रहे हैं कि आपके पास वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और पार्टिकल्स भी खुद बजाते क्या होते जा रहे हैं, आप स्लो डाउन होते जा रहे हैं और स्लो डाउन हो गए हैं बिल्कुल। जो है ना, अब वो एक टाइम ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएगी। अब जो है ना आपके पास वॉल्यूम रिड्यूस हो चुका है और टेम्परेचर भी क्या हो चुका है, वो रिड्यूस हो चुका है। अब पार्टिकल्स की मोशन उतनी ज्यादा तेज नहीं जितनी पहले थी। तो ये जो है आपके पास, इसको हम कहते हैं आइसोबैरिक कंप्रेशन, जिसमें वॉल्यूम क्या हो, सिस्टम का, वो रिड्यूस हो जाए। यानी कि वो वॉल्यूम जो पहले गैस पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया था, अब जो नया वॉल्यूम है वो असल में क्या हो, उससे कम हो। अब मैं आपके सामने एनिमेशन के दो सिनेरियोज ले आया हूं, जिसमें ये शुरू का सिनेरियो है जबकि ये बाद का है जिसमें वॉल्यूम क्या हुआ है, वो कम हुआ है। तो ये जो वॉल्यूम गैस ने यानी कि जगह जो घेरी हुई है उसको वॉल्यूम को हम कह लेते हैं कि ये V1 है, जबकि ये जो वॉल्यूम है वो V2 है। अब ये इन पार्टिकल्स ने कम जगह घेरी हुई है, इन्होंने ज्यादा घेरी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो V2 है वो असल में क्या है, वो लेस देन है किससे, V1 से। अब वॉल्यूम क्यों रिड्यूस हुआ और कैसे रिड्यूस हुआ उसकी बात करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास इसका जो टेम्परेचर है सिनेरियो में वो T1 है इन गैस पार्टिकल्स का, जब इनका जो टेम्परेचर है वो T2 है।
अब अगर एस हीट ट्रांसफर होगी, यानी कि सिस्टम से जब सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर होगी तो तभी तो टेम्परेचर कम होगा ना। तो असल में ये मान लीजिए कि ये हमारा सिस्टम था जो कि गैस पार्टी पर मबनी है और ये सराउंडिंग है। अब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर, जिसको मैं टी एस कह लेता हूं कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो टी एस है, वो अगर कम होगा किससे, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम से, जो कि टी वन है आपके पास, तो आपके पास क्या होगा कि हीट हमेशा क्या करती है, फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। तो इस में क्या होगा कि हीट ट्रांसफर होगी सिस्टम से किस में, सराउंडिंग में, यानी कि हीट फ्लो आउट करेगी ना। अब जब हीट फ्लो आउट करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि इन पार्टिकल्स जो कि यहाँ पर मौजूद हैं इस कंटेनर में, इन पार्टिकल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जो कि मोशन की वजह से होती है, वो एक्चुअली क्या होगी, वो रिड्यूस होगी। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स रिड्यूस होगी तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, यानी कि जो T1 है वो क्या, असल में जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। तो इसको मैं T1 ही कह लेता हूँ कि टेम्परेचर स्टार्ट्स टू T1, जो टेम्परेचर शुरू में था वो क्या करना शुरू हो जाएगा, वो डिक्रीज होना लग जाएगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा इसका मतलब ये होगा कि एक्चुअली जो इंटरनल एनर्जी है, जो कि तमाम एनर्जीज का सम होती है, तो यहाँ पर अगर ये एक आइडियल गैस हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो इंटरनल एनर्जी होती है वो मोशन की वजह से होती है और वो काइनेटिक एनर्जी ही होती है, तो वो जो इंटरनल एनर्जी है वो असल में क्या कर जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। और उसके साथ साथ क्या होगा कि आपके पास जो दूसरा फैक्टर आएगा, वो दूसरा फैक्टर ये है कि आप तो ये प्रोसेस करना चाह रहे हैं किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, जो कि आपके पास प्रेशर की वैल्यू क्या हो, वो तब्दील ना हो। तो प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एक्चुअली जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। और वॉल्यूम के जो रिड्यूस होना है वो इंडिकेट कर रहा होगा कि असल में क्या हो रहा है, कि वो वर्क डन हो रहा है। तो चूंकि आपके पास टेम्परेचर इन सिनेरियो में क्या हुआ है, वो कम हुआ है, तो जब टेम्परेचर कम हो और उससे जो है ना वो वॉल्यूम भी क्या हो, वो कम हो, जिसको मैं वी यहाँ से कर रहा हूँ, तो ये असल में आपके पास पता है, अगर गौर करें आप इस चीज़ पर, तो आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा हुआ है जो कि क्या कहता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस सिनेरियो में आपके पास चार्ल्स लॉ ही क्या कर रहा है, असल में वो ओबे हो रहा है कि जब एजियोबैरिक कंप्रेशन हो रही होगी तो टेम्परेचर के डिक्रीज करने से वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, जबकि आइसोबैरिक रेयरफेक्शन जब हो रही होगी, जिसको हम आइसोबैरिक एक्सपेंशन कह रहे हैं, उसमें टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। अब ये तमाम बातें हमने समझ ली हैं। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे वापस जाते हैं और आइसोबैरिक कंप्रेशन के लिए उसका रिलेशन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बताता है कि जो टोटल चेंज आता है इंटरनल एनर्जी के अंदर, वो बराबर होता है कितनी हीट सप्लाई या रिमूव हुई और कितना वर्क डन हुआ। अब हमारे सिनेरियो में आइसोबैरिक कंप्रेशन के अंदर भी जो वर्क डन हुआ होगा वो बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे मैंने पहले कैलकुलेशन की थी ना, आइसोबैरिक एक्सपेंशन के लिए जो वर्क डन कैलकुलेट किया था, जो कि आया था P डेल V, ये वही होगा। लेकिन एक छोटा सा फर्क आएगा, मैं छोटा सा वो जो फर्क है वो बताता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे डेल W की वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं जो है ना यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब फर्क सिर्फ ये है कि इस सिनेरियो में आपके पास जो P डेल V है, ये जो डेल V है, ये असल में क्या था, फाइनल वॉल्यूम माइनस क्या था, इनिशियल वॉल्यूम, जो कि V2 माइनस V1 है। अब फर्क ये आएगा क्योंकि आइसोबैरिक कंप्रेशन में आपके पास जो V2 है वो V1 से क्या है, कम है, यानी कि अगर V1 10 होता है तो जो V2 है उसको 10 से कम होना चाहिए। तो मिसाल के ऊपर 5 माइनस अगर मैं 10 करूंगा तो वो नंबर क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस वजह से आपके पास ये जो वर्क डन निकल कर आएगा आइसोबैरिक कंप्रेशन के लिए, वो आ जाएगा क्या, सेम वही एक्सप्रेशन लेकिन एक साइन माइनस का। और वो माइनस किस वजह से आया है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हुआ है, वो डिक्रीज हुआ है। उसके साथ साथ हमारा जो सिस्टम था उससे हीट ट्रांसफर हुई है ना सराउंडिंग में, तो यानी कि हीट लूज हुई है। तो जब हीट लूज होती है तो उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। और वो हीट लूज कहां से हो रही है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, तो उसको हम हीट को क्या लेते हैं, नेगेटिव को। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म है वो बन जाएगी डेल यू इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा डेल क्यू की जगह आप हीट जो ट्रांसफर है वो हमारे पास नेगेटिव आएगा यहाँ पर, और साथ आ जाएगा माइनस पी डेल वी। अब आपके पास यहाँ पर जो चीज काबिल गौर है वो ये है कि आपके पास इन दोनों टर्म्स की जो भी नंबर आता है, मिसाल के ऊपर हीट आपके पास -5 आती है और वर्क डन जो है वो -10 आता है, सॉरी एब्सोल्यूट वाली लेते हैं, इधर इसका 5 आता है और इसका जो है वो 10 आता है। तो -10 और -5 कितना हो जाएगा, -15, यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इस सिनेरियो में डिक्रीज करेगी। और वो डिक्रीज जो होगा वो इस चीज को बता रहा होगा कि टेम्परेचर क्या हुआ है, वो रिड्यूस हुआ है। और जब आइसोबैरिक कंप्रेशन हो रहा है तो यही चीज तो हमें नजर आ रही है कि वॉल्यूम के हीट जब सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रही है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर सिस्टम का ज्यादा है, सराउंडिंग का कम है,
तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए फिर ये होगा कि आपके पास जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो फिर वॉल्यूम को क्या होना पड़ेगा, वो डिक्रीज होना पड़ेगा। और टेम्परेचर का डिक्रीज असल में बताता है इंटरनल एनर्जी क्या हुई है, वो रिड्यूस हुई है। तो जो सारी सबसे पहले एक्सप्लेनेशन मैंने बताई थी वो अब आपको मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन में रिफ्लेक्ट यानी कि नजर आ गई कि ऐसा ही होगा। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं और आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हम पीवी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर मैं आपके सामने एक पीवी डायग्राम ले आया हूं आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, और ये पहले से ही मैं सब कुछ लेबल्ड करके ले आया हूं। मकसद हमारा इस डायग्राम को समझना है। तो जो पीवी डायग्राम है इसका जो एरिया अंडर कर्व होता है, द एरिया अंडर कर्व इन अ पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वर्क डन, यानी कि जो पीवी डायग्राम है इसका जो एरिया अंडर कर्व है यानी कि इस कर्व के अंदर जो एरिया है वो असल में हमें ये बताता है कि कितना वर्क डन हुआ होगा। तो इस ग्राफ में हमने ये किया कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने यानी कि एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम को प्लॉट कर लिया, जबकि वर्टिकल एक्सिस पे हमने क्या कर लिया, प्रेशर को प्लॉट कर लिया। अब चूंकि हम पीवी डायग्राम ले रहे हैं आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए खास बात ये थी कि जो प्रेशर है P यानी कि वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम पीवी डायग्राम में शुरू में कोई पॉइंट A ले लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट A पर हम कहते हैं कि जो गैस का वॉल्यूम है वो VA है और जो प्रेशर है उसको हम P कह रहे हैं। इसी तरह फिर गैस क्या करती है, वो एक्सपैंड करती है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज होके VA से VB हो जाता है। तो वो पॉइंट आपके पास यहां पर बन जाएगा और उस वॉल्यूम जब इंक्रीज हुआ तो प्रेशर में तब्दीली नहीं आई, तो आपके पास ये पॉइंट ये वाला आएगा। और आप यहां से इसको क्या कर लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके खींच लेते हैं। अब इस A और B के बीच में आपके पास बहुत सारे और पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि उन तमाम पॉइंट्स में आपके पास प्रेशर क्या रह रहा है, कांस्टेंट, और वॉल्यूम भी क्या रह रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, खाली वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका ये जो एरिया अंडर कर्व है ये असल में आपको ये बताएगा कि कितना वर्क डन हुआ। वो कैसे, क्योंकि वर्क डन हमें क्या बताया था कि क्या होता है, वर्क डन होता है P डेल V के। अभी मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रेशर तो आपका कांस्टेंट है तो आप P की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, यहां पर वो आ गई यहां तक। जबकि जो डेल V है वो वॉल्यूम का चेंज है, और वॉल्यूम का चेंज क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम जो कि VB माइनस VA होगा। अब अगर हमें कैसे पता चल रहा है कि इसका एरिया अंडर कर्व जो है वो हमें वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, तो अगर आप देखें इस ग्राफ को तो इसकी ये बेस है। एरिया कैसे निकालेंगे इसका, इसकी बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हाइट से ना। तो आपके पास समझाने के तौर पे बता रहा हूं कि बेस में क्या है, वॉल्यूम का चेंज, जबकि हाइट में क्या है, प्रेशर। तो वॉल्यूम का चेंज जब हाइट के साथ प्रेशर, वॉल्यूम का चेंज जब प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी कि बेस जब हाइट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो एरिया देती है। तो इस केस में एरिया जो है वो किसके बराबर है, वर्क डन के। अब यहां पर हमने बात की थी दो तरह की होती है ना आइसोबैरिक प्रोसेस में, एक होती है आइसोबैरिक एक्सपेंशन और एक होती है आइसोबैरिक कंप्रेशन। तो एक्सपेंशन के लिए आपके पास जो एरो है ना वो पॉइंट कर रहा होगा A से B की तरफ, यानी कि एरो किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, राइट तरफ, जो कि इस बात की निशानदेही होगी कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। तो आपकी आसानी के लिए मैं यहां पर ये लिख भी देता हूं कि ये क्या है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन है, ठीक है। अब ये असल में इधर से ये एरो रिप्रेजेंट, और मैंने सिर्फ वाज़ेह करने के लिए लाइन इधर लगाई है ताकि आपको समझ आ सके। इसी तरह अगर A से B वाला जो एरो है वो असल में इस तरफ पॉइंट कर रहा हो, यानी कि उसको मैं मुख्तलिफ रंग से, नीले पर अच्छा नहीं लगेगा, चलें ग्रीन पे कर लेते हैं। तो अगर ये एरो इस तरह पॉइंट कर रहा हो B से A की तरफ, अगर इसको मैं थोड़ा वाज़ेह करके दिखाऊं यूं, और एरो किस तरफ हो, इस तरफ, और ये आपका A पॉइंट हो और ये B पॉइंट हो, इसका मतलब ये होगा कि असल में इस तरफ वॉल्यूम क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो इसको असल में हम कहेंगे आइसोबैरिक कंप्रेशन। तो वो मैंने यहां पर आपके लिए लेबल भी कर दिया है। अब इसी तरह ये जो आइसोबैरिक कंप्रेशन है वो वाज़ेह तौर पे इस तस्वीर में ये वाला है ना जो एरो इधर पॉइंट कर रहा है। अब ये जो ग्राफ है पीवी डायग्राम का आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, इसको असल में हम कहते हैं आइसोबार, ठीक है। तो ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है ये एक आइसोबार कहलाती है पीवी डायग्राम के अंदर, जबकि इसमें आइसो का जो लफ्ज है वो सेम से निकला हुआ है, जबकि जो बार का लफ्ज है वो बैरोज से निकला हुआ है, BAROS, जो कि असल में हम प्रेशर के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो सेम प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बैरोज असल में आपके पास एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेशर। तो आइसोबार क्या हुआ, सेम प्रेशर। तो ये जो पीवी डायग्राम ये सेम प्रेशर के लिए है। तो आज हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो आइसोबैरिक प्रोसेस की एप्लीकेशन है उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया, जिस प्रोसेस में आपके पास प्रेशर क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है।